अभी उसने एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि बासिम आफरीदी लंबे लंबे डग भरता उसके सर पर पहुंचा। उसे कोहनी से पकड़कर झटका देकर घुमा गया। वो अचानक उसके फुर्ती भरे कारनामे पर संभल ना सकी और उसके सीने से टकराई। आह! उसकी पेशानी उसके मजबूत सीने से टकराई तो उसकी सिसकी निकली। दोनों आंखें सख्ती से नीचे, सुर्ख लब बाहम पेवस किए, दोनों मुट्ठियों में बासिम आफरीदी का कोट दबोचे। वो उसके सामने खड़ी थी। चलो मेरे साथ। वो उसके दोनों हाथ से कोट छुड़वा कर बाजू से थामे उसे घसीटने लगा अपने साथ। छोड़े मुझे, कहीं नहीं जाना मुझे आपके साथ। आपको समझ नहीं आ रही? छोड़े मेरा हाथ। वो उस गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, पर बासिम आफरीदी के हिसार से निकलना आसान नहीं था। मुझे तुमसे सिर्फ एक बात करनी है और हर हाल में करनी है, इसके बाद तुम्हें छोड़ दूंगा। वो उसकी बात सुनकर लब भींच गई। आखिरी अल्फाज नामालूम अजियत से दो चार कर गए थे उसे। बासिम आफरीदी, तुम मेरे थे ही कब जो अब मुझे छोड़ दोगे? वो दुख से सोच कर रह गई। आफरीदी विला के किसी भी फर्द ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जानते थे कि बासिम आफरीदी सब ठीक कर देगा। वो उसे लिए ड्रेसिंग रूम में आया और अपने पीछे दरवाज़ा बंद करके उसका बाजू अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। जो भी बात करनी है जल्दी करें, जाना है मुझे यहाँ से। वो चेहरा मोड़कर संजीदगी से बोली, चली जाना, ज़रूर चली जाना। तुम्हें उम्र भर सामने बिठाकर तकते रहने का इरादा भी नहीं है मेरा। उसकी बात मोमल आफरीदी के सीने में मौजूद गोश्त के लोथड़े पर बहुत बुरी तरह चुभी। मुझे ऐसा कोई घटिया शौक लाहक भी नहीं है। दिल पर काबू पाती वो उसके सामने हंकारा भर कर रह गई। देखो लड़की, घुमा फिरा कर बात करने का आदी नहीं हूँ मैं। जो भी बात करता हूँ सीना ठोक कर करता हूँ। अब बात यह है कि मुझे ज़िंदगी गुजारने के लिए एक अदद बीवी और मेरी बेटी को एक अदद माँ की ज़रूरत है। किसी न किसी को तो ये जिम्मेदारी देनी ही है, तो सोचा तुम क्यों नहीं। वैसे मेरे ख्याल है कि तुम ये जिम्मेदारी ऐसा तरीके से निभा लोगी। क्या ख्याल है? वो पैंट की जेबों में दोनों हाथ फंसाए बेफिक्र मगर सर्द लहजे में कहता उसको दिन में तारे दिखा गया। समझ क्या रखा है आपने मुझे? हाँ, जब चाह तजलील कर दी, धुतकार दिया, और जब चाह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। चाहते क्या हैं आप? उसकी बात पर वो चीख उठी। जो मैं चाहता हूँ तुम्हें बता चुका हूँ, तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं। मैंने कहा ना कि मुझे एक बीवी और मेरी बेटी को एक माँ की ज़रूरत है। अब जाहिर सी बात है, तुम अगर इनकार करोगी तो मैं रुक तो नहीं जाऊंगा ना। दुनिया में बहुत सी लड़कियां हैं जो हंसते हंसते बासिम आफरीदी पर जान तक वार सकती हैं। उनके लिए ये ऑफर तो सोने में तोलने वाली बात है। बासिम आफरीदी के लिए वो उसकी बेटी को भी बहुत हंसी खुशी कबूल कर लेंगी और संभाल भी लेंगी, समझी? उसकी बात पर मोमल को तो सख्ता ही हो गया। क्या चीज़ था ये इंसान आखिर? मेरी बला से एक छोड़ 10-10 शादियां करे, मेरे जूते को भी परवाह नहीं। न कुव्वत से कहती वो सर झटक गई। अलबत्ता दिल जोरों से धड़क रहा था। क्या वो बासिम आफरीदी के पहलू में फिर से किसी और को बर्दाश्त कर पाएगी? पर उसके सामने बेमोल नहीं होना चाहती थी। दिल का राज कहकर, चलो ठीक है, मुझे लगता है दुरिया बेस्ट रहेगी शादी के लिए। उस जैसी स्वीट और पोलाइट लड़की मुझे और मेरी बेटी को अच्छे से संभाल लेगी, आई बेट। उसकी बात पर मोमल की आंखें फटी की फटी रह गईं। कितना शातिर इंसान था ना वो। उसकी दोस्त को उसके मुकाबिल लेकर आना चाहता था। एक और बात मैं क्लियर कर दूं, मेरी शादी के बाद तुम्हारा मनाहिल से कोई ताल्लुक नहीं होगा। मैं अपनी बीवी और बेटी को लेकर यहाँ से वापस चला जाऊँगा। नाउ चॉइस इज़ योर्स। ओप्स सॉरी, तुम तो अपना फैसला सुना चुकी हो ना। चलो रेस्ट करो, मैं जाकर दुरिया के पेरेंट्स को अप्रोच करता हूँ। मज़े से बात पूरी करता वो सीटी पर कोई धुन बजाता दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि मोमल का सर चकराने लगा और दिल की धड़कन सुस्त पड़ी। रुकें प्लीज़। इससे पहले कि वो दरवाजे से बाहर कदम रखता वो उसे आवाज़ देकर रोक गई। मनाहिल में उसकी जान थी। वो किस तरह मनाहिल से दूर रह सकती थी? मोमल की जान बसती थी उसमें। वो तबस्सुम चेहरे पर सजाए रुख मोड़कर उसकी तरफ देखने लगा, जो नम आंखें और सुर्ख रंगत लिए न जाने ज़ब्त की किस इंतहा पर थी। मैं मोमल से दूर नहीं रह सकती, प्लीज़। मैं मनाहिल की माँ का ओहदा संभालने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात पर वो 2 कदम चलकर आगे आया। और मेरी बीवी का क्या? उसके सवाल पर एक पल के लिए उसकी सर्द आंखों में देखती वो झुरझुरी लेकर नजरें फेर गई। आपसे निकाह के बाद मुझे मोमल की मामा कहलाए जाने का कानूनी लाइसेंस मुयस्सर आएगा। उसकी बात पर वो समझते हुए सर हिला गया। चलो सब इंतज़ार कर रहे होंगे। वो लहंगा थाम कर उठी, जबकि वो उस पर एक गहरी निगाह डालकर मोबाइल निकालता किसी को मैसेज करते साथ उसे पीछे आने का इशारा करता बाहर घर वालों की तरफ बढ़ गया। वो भी सुन्न होते दिमाग के साथ उसकी तकलीद में बाहर की तरफ बढ़ गई। सब घर वालों को खुशी के साथ हैरत भी हो रही थी मोमल के यूं आसानी से मान जाने पर।
वो स्टेज पर बैठी तो उसे दुरिया अपनी तरफ आती दिखाई दी। वो सारी सूरत हाल से वाकिफ अब मोमल के इकरार की वजह पूछ रही थी। मोमल पूरी बात उसे बताकर उसका जिक्र खूबसूरती से गोल कर गई और बिलाखिर 4 साल का लंबा और अजियत भरा हिज्र काटने के बाद मोमल आफरीदी को बासिम आफरीदी का साथ मयस्सर आ चुका था। वो बासिम आफरीदी के नाम लिख दी गई थी। निकाह के बाद दोनों कपल स्टेज पर बैठे थे। बासिम आफरीदी के चेहरे से किसी भी बात का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था, जबकि मोमल के चेहरे पर आसूदगी दिख रही थी। वो पास बैठी मनाहिल के चहकने पर आसूदगी से मुस्कुराती उसके सवालों के जवाब दे रही थी। दुरिया अरसम के इशारे पर उसकी तरफ बढ़ी। उसने अब तक अरसम की बीवी को नहीं देखा था। दिल मजबूत करती वो उन दोनों की तरफ बढ़ी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? वो दोनों को मुश्तरका सलाम करती अरसम से हाल दरियाफ्त करने लगी। अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? जी ठीक, कहते साथ उसने नज़र उठाकर बहुत ज़ब्त से अरमिश की तरफ देखा और उसे ये मानने में कोई आर महसूस ना हुई कि अरसम आफरीदी अरमिश आफरीदी जैसी लड़की ही डिज़र्व करता था। मासूमियत उसके चेहरे से टपक रही थी। वो उसे छोटी सी मोम की गुड़िया ही तो लग रही थी। अरमिश आफरीदी, मेरी बीवी। अरसम उसे अरमिश की तरफ तकता देखकर उसका तारुफ करवाने लगा। बहुत प्यारी हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक आप दोनों को सलामत रखे, हमेशा खुश रहें आप, आमीन। वो बहुत मोहब्बत और खलूस से कहती अरमिश का हाथ थाम कर उसकी पुष्प पर अकीदत से लब रख गई। वो भला अरसम आफरीदी की मोहब्बत के लिए किस तरह अपने दिल में नफ़रत रख सकती थी? हाँ, उसने अरसम आफरीदी की आंखों में वही जज्बात दहकते देखे जो वो अपनी आंखों के अक्स में देखा करती थी। उसने अरसम आफरीदी के चेहरे पर वही रोशनी फूटती देखी जो रोशनी उसके अपने चेहरे से फूटती थी जब वो अरसम आफरीदी या उसके ख्याल से रूबरू होती। अरसम दंग सा उसकी अकीदत को देख रहा था। एक लम्हा पूरा होने से पहले उसके चेहरे से नज़र हटाकर अरमिश के चेहरे पर जमा गया। हाँ, ये हक सिर्फ और सिर्फ अरमिश का ही था। खुद पर मजीद जब्त ना कर पाते दुरिया उन्हें जल्दी से अलविदा कहती तेज़ी से स्टेज से उतर गई। उसकी आंखों की नमी और सुर्खी सोचते अरसम आफरीदी का दिल बोझल हुआ, पर अपनी जाने हयात पर नज़र पड़ते दिल सरशार हुआ। आपको कुछ चाहिए? इजी तो है ना आप? वो उसका सर्द पड़ता हाथ अपने दोनों हाथों में थाम धीरे धीरे सहलाता फिक्रमंदी से पूछने लगा, जिस पर वो मुस्कुराती असबात में सर हिला गई। या अल्लाह! उसके मुंह से दिल सोज पुकार निकली थी। आंसुओं से गाल तर थे, आंखें पुरनम थी। आंसू लड़ियों की सूरत बहते ही चले जा रहे थे। उसकी दिल सोज पुकार पर दरो दीवार कांप उठे। या अल्लाह! क्यों? वो ज़मीन पर बैठी अपने बाल मुट्ठियों में जकड़ गई। तू तो जानता था ना अल्लाह मियाँ कि वो मेरा नसीब नहीं, फिर क्यों उसकी मोहब्बत मेरे दिल में डाल दी? क्यों मेरा दिल उसकी तरफ राग़िब किया? क्यों मेरी आंखों को ख्वाब दिखाए उसके? और अल्लाह, तू तो बेपरवाह है, जो चाहता है कर सकता है, हर चीज़ तेरे एक कुन की मुंतज़िर। या अल्लाह, मेरे दिल से इस इंसान की मोहब्बत नोच डाल, और अगर ये मुमकिन नहीं तो मेरा दिल नोच डाल। मुझे शराब के पीछे नहीं भागना, मुझे शर से बचा ले, मुझे गासिब बनने से बचा ले मेरे अल्लाह। वो तड़प तड़प कर रोती अपने खालिक से फरियाद कर रही थी। या अल्लाह, मुझे सिर्फ अपना बना ले, मुझे शर से बचा ले। सिसकती हुई दुरिया पर नींद का गलबा गालिब हुआ और नींद की देवी ने अपने पर फैलाकर उसे थपकी देकर सुलाना शुरू कर दिया। बेशक ये अल्लाह की रहमत ही है हम पर कि जब हम बहुत सा रो लेते हैं तो हमारा जहन पुरसकून हो जाता है और नींद की देवी हमें अपनी आगोश में समेट लेती है। बेशक वो रब बहुत रहमान, बहुत रहीम है। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ पर एकदम राजा की आंख खुली। उसकी नज़रें सीधा नूरिया के हसीन चेहरे पर जा टकराईं जो नीमवा लबों के साथ नींद के मज़े ले रही थी। उठ जाओ मेरी जान, भूख नहीं लग रही क्या? उठो शाबाश। वो उसके गाल पर बिखरे बाल पीछे करता नरमी से बोला तो वो धीरे से मुस्कुराती उठ बैठी। क्या टाइम हुआ है? बाल समेटती वो झिझक कर पूछने लगी, क्योंकि वो बिल्कुल उसके साथ जुड़कर बैठा था। रात के 9 बज रहे। उसके बताने पर नूरिया की आंखें खुल गई। उफ, इतना वक्त हो गया और पता ही नहीं चला। मुझे तो खाना भी बनाना था। आपका सर दर्द कैसा है? उसके यूं बौखलाने पर उसका हाथ थाम गया वो। बस बस, क्या हो गया? मेरा सर दर्द तो फरार हो ही गया है, और रही बात खाने की, वो मैं अभी बाहर से ले आता हूँ। वो कहते साथ खुद तक से उठता उसकी तरफ हाथ बढ़ा गया। वो भी शर्माती हुई अपना नाजुक हाथ उसके मजबूत हाथ में थमा गई। उसे लिए वो कमरे में आया। तुम हाथ मुंह धोकर बर्तन निकालो, मैं बस यूं गया और यूं आया। वो अपने हाथ में दबे उसके हाथ की पुष्ट पर बोसा देता कमरे से बाहर निकल गया। वो भी मुस्कुराती हुई बाथरूम की तरफ बढ़ी। खाना खाने के बाद वो बर्तन किचन में रखने गई तो भी उसके रोकने के बावजूद वो उसकी मदद करने लगा।
फारिग होकर वो बाहर निकलने लगी तो वो उसका हाथ पकड़ गया। धड़कते दिल और गुलाबी पड़ती रंगत के साथ उसने धीरे से पलकों की झालर उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखा, जिनकी मायनी खेजी और आंखों से झलकते जज्बात कुछ और ही कहानी बयान कर रहे थे, जिनसे वो नजरें चुराने लगी। उफ, बहुत थक गई मैं। वो बेड पर गिरती आंखें मूंद गई। फंक्शन के आखिर पर जब बासिम ने रुखसती मांग ली तो मोमल ने काफी हंगामा खड़ा किया था। वो किसी सूरत भी रुखसती के लिए रजामंद नहीं थी, पर सबके बहुत ज्यादा समझाने और दबाव पर लब भींचती अपना सर उनके फैसले के आगे झुका गई। इस सारे मैस में काफी वक्त लग गया था, इसलिए अरमिश थक गई थी। उसकी थकावट देखते अरसम उसे कमरे में छोड़ गया और खुद उसे वापस कुछ देर बाद आने का कहकर चला गया, क्योंकि उसके दोस्त आए हुए थे जिनके साथ कुछ वक्त गुजारने का ख्वाहिशमंद था वो। अरमिश ने कभी इतने भारी कपड़े और जेवर नहीं पहने थे, इसलिए काफ़ी बेचैन हो रही थी। फिर भी सुस्ती से वहीं पड़ी रही। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उठकर चेंजिंग रूम तक चली जाए और जाकर खुद को इस बोझ से आज़ाद करवाए। दोस्तों से फारिग होते होते उसे काफ़ी वक्त लग गया। 2 घंटे बाद जब वो बमुश्किल जान छुड़वा कर कमरे में आया तो उसे गैर आरामदेह हालत में देख दुखी हुआ था। वो अपना माथा मसलने लगा। भारी कदम उठाता उसकी तरफ बढ़ा और उसे बाजू से पकड़ नरमी से सीधा करके लिटाया। आप उठ जाओ स्वीटी, प्लीज़ उठ जाएं, शाबाश, कपड़े वगैरह चेंज करके इजी हो जाएं, फिर सो जाइएगा। वो उसके पास बैठता होले से उसके गाल थपथपाते बोला। वो नींद में कसमसाई और उसकी मौजूदगी महसूस करती धीरे से मुस्कुरा दी। उसका हाथ थाम कर अपने गाल के नीचे रखा और फिर चेहरा टिका गई उस पर। वो उसकी इस मासूम अदा पर वो उसकी इस मासूम अदा पर दिल काबू करता, उसके दिलकश हसीन चेहरे पर झुका और उसकी पेशानी को अपने लम्स से मोतबर किया। उस लम्स को महसूस करती वो फिर से कसमसाई, उठ जाएं अब। वो फिर से उसके गाल थपथपाने लगा तो अब की बार वो धीरे से आंखें खोल गई। नींद आ रही है मुझे, मैं सोना चाहती हूँ। मुंह बिसोर कर वो फिर से आंखें बंद करने लगी। सो जाइएगा, पर पहले फ्रेश हो जाएं, उठें, शाबाश। वो कहने के साथ ही उठकर उसे भी बाजू पकड़कर अपने साथ खड़ा कर गया और वो उसे अपने साथ लिए ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ा। चेयर पर बिठाने के बाद एक एक करके उसका जेवर नरमी से उतारने लगा। जेवर उतारने के बाद उसने उसके बालों में लगी पिंस को धीरे से अलग करना शुरू किया। उसके सुनहरी बाल कंधों पर बखेर कर वो एक मुस्कुराती नज़र उसके चेहरे पर डालता अलमारी की तरफ बढ़ गया। अलमारी से उसका नाइट ड्रेस निकाल कर बाथरूम में हैंग करके आया और शू स्टैंड से उसके स्लीपर पकड़े और उसकी तरफ बढ़ा। उसके करीब पहुंचकर उसके दोनों पाँव बारी बारी अपने घुटने पर रखते उसके खूबसूरत पैरों में पहनी सैंडल्स उतारने लगा। सैंडल्स उतार कर उसने अरमिश के पाँव में स्लीपर पहनाए और उसका हाथ थाम कर खड़ा किया। शुरू पर अरमिश को उसकी यह हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि वो उसके पैरों को हाथ लगाए, पर अरसम का कहना था कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं और एक दूसरे के कामों में शर्म कैसी। वो उसकी बीवी है, उसके पैरों को हाथ लगाने से उसका दर्जा कम नहीं हो जाएगा। अब तो अरमिश को भी जैसे आदत हो गई थी इन सब की। वो फ्रेश होकर बाहर आई तब तक वो भी ड्रेसिंग रूम से कपड़े बदल कर आ चुका था बाहर। अब बेड पर बैठा मोबाइल पर मसरूफ था। हल्का सा मुस्कुराती वो बेड के दूसरी तरफ आन बैठी। अरसम मोबाइल साइड टेबल पर रखता पूरी तरह अब उसकी तरफ मुतवज्जो था। क्या हुआ, उदास क्यों है? वो उसकी आंखों से झलकती गहरी उदासी को देखता तशवीश से इस्तफसार करने लगा। नहीं तो उदास तो नहीं हूँ, खुश हूँ, देखें। वो हड़बड़ा कर मुस्कुरा कर उसे दिखाने लगी। वो उसे गहरी नज़रों से तकता रहा। आप कल्ब हैं अरसम आफरीदी का। आप उदास या परेशान हो तो मुझे कैसे पता नहीं लगेगा कि मेरा कल्ब तकलीफ में? बताइए, शाबाश। उसका जुमला पूरा होते ही वो हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो दी। अरसम आफरीदी उसका रिएक्शन देखता एकदम बौखलाया। क्या हुआ है मेरी जान, रो क्यों रही हैं इस तरह? वो उसका हाथ ज़बरदस्ती चेहरे के आगे से हटाता उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर बेचैनी से पूछने लगा। कुछ भी तो नहीं, वो हिचकी दबाकर बोली। कुछ भी नहीं तो फिर ये प्यारी सी आंखें इतने मोती क्यों बहार, इतने कीमती मोती? कुछ भी नहीं तो फिर ये प्यारी सी आंखें इतने कीमती आंसू क्यों बहा रही हैं? हाँ। वो उंगली के पुर से उसके आंसू चुनकर आंखों के सामने कर गया उसकी। वो खामोशी से फिर भी आंसू बहाती रही। बताइए, आप मुझे भी नहीं बताएंगी क्या? उसके यूं बेइंतहा प्यार से पूछने पर बेसाख्ता वो उसके सीने पर सर टिका गई और काफ़ी देर आंसू बहाने का अमल जारी रखा। हस्बैंड, उसकी तकलीफ से भीगी आवाज़ में अपना नाम सुनते अरसम आफरीदी का दिल डूबा। जी बोलें जाने हस्बैंड, मैं सुन रहा हूँ। आप अपने दिल की हर बात मुझसे कह डालें। आपकी मामा कितना प्यार करती हैं ना आपसे, अरसम भाई भी,
और बासिम भाई से भी छोटी मामा भी मोमल से कितना प्यार करती हैं, और आपकी मामा भी। वो उसकी शर्ट मुट्ठी में दबोच गई। वो आपकी भी मामा है और आपसे भी बहुत प्यार करती हैं। वो उसका दूसरा हाथ थाम लगा। पर मेरी मामा मुझसे यूं प्यार क्यों नहीं करती? मैं तो उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनकी हर बात भी मानती हूँ, तंग भी नहीं करती उन्हें। फिर वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? वो उसके सीने में मुंह दिए सिसकने लगी तो उसकी तकलीफ वो अपने दिल में महसूस करने लगा। अरसम लब भींच कर होले होले उसकी कमर सहलाने लगा। आपको किसने कहा कि वो आपसे प्यार नहीं करती? माँ तो मोहब्बत का दूसरा नाम है ना। और जितना प्यार माँ अपने बच्चों से करती है, उतना प्यार इस रूए ज़मीन पर कोई किसी से नहीं कर सकता। आपकी मामा भी आपसे बहुत प्यार करती होंगी। उसकी बात सुनते वो धीरे से उससे अलग हुई। सुर्ख चेहरा, मुतवर्रम आंखें, गुलाबी गालों पर फिसलते शबनमी कतरे, सुर्ख नाक और कुचलने के बाईस सुर्ख पड़ते होंठ। वो इस हालत में भी अरसम आफरीदी का दिल धड़का गई थी बुरी तरह। क्या रोते हुए भी कोई इतना हसीन लग सकता है? वो सोच कर रह गया। वो उससे अलग होती 2 हाथ के फासले पर हुई। अरसम उसे नासमझी से देखने लगा। वो उससे नजरें चुराती, खुद पर जब्त करती अपनी दाईं टांग से शलवार ऊपर कर गई। उसकी टांग पर नजर पड़ते ही अरसम की आंखें बेयकीनी से फैल गईं। घुटने से नीचे टांग पर जगह जगह काटे जाने के निशान थे, यूं जैसे तेज धारी छुरी या ब्लेड से कट लगाए गए हों, और लग भी काफी पुराने रहे थे। ये अरसम के अल्फाज ही गुम हो चुके थे मुंह में। वो आंसू एक हाथ से साफ करती मुड़ी और अरसम की तरफ फीट करके बैठ गई। अरसम के कुछ भी समझने से पहले वो हाथ पीछे लाती अपनी शर्ट की जिप खोल गई तो शर्ट दोनों कंधों की तरफ ढलकी। उसकी कमर पर नजर पड़ते ही अरसम की रूह फना होने को थी। सफेद कमर नीले निशानों से भरी पड़ी थी। कुछ जख्म नए थे जबकि बाकी पुराने थे। उसे पता ही न चला कब उसकी आंखों में चुपके से नमी उतर आई। उसे साकित खामोश बैठे देख वो जिप बंद करती उसके मुकाबिल आ बैठी। आप अब भी कहेंगे कि मेरी मामा मुझसे प्यार करती हैं? वो आंसू बहाती यासियत से पूछने लगी। ये तुम्हारी माँ? बेयकीनी ऐसी थी कि वो अपना जुमला ही पूरा ना कर पाया। अल्फाज कैसे हलक में अटक गए थे। वो जो ये सोच रहा था कि ये उन दरिंदों की हैवानियत होगी जिन्होंने उस मासूम को तोड़ा था। वो उसकी आंखों का पैगाम और अल्फाज का मतलब समझ शुशदर रह गया था। क्या कोई इंसान इतना संगदिल भी हो सकता है? बल्कि इंसान क्या, कोई माँ क्या इस कदर जालिम हो सकती है? वो उसे खींचकर अपने सीने से लगा गया तो वो और ज़्यादा बिलक बिलक कर रोने लगी। उसके कंधे भी अरसम आफरीदी के आंसुओं से भीग रहे थे। वो दोनों रो रहे थे, एक अपनी किस्मत की सितम ज़रीफ़ी पर तो अब दूसरा अपनी महबूब हस्ती की तकलीफ़ और अजियत पर। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। वो भारी नम आवाज़ में उसे तसल्ली देता उसकी पीठ थपथपाने लगा। कुछ देर बाद जब अरसम आफरीदी को उसके वजूद में हलचल महसूस ना हुई तो वो जान गया कि वो मासूम अपनी तकलीफ ज़दा सोचों से लड़ती नींद की वादियों में उतर चुकी है। वो उसे किसी नाजुक आबगीने की तरह खुद में समेट कर उसके माथे पर बोसा देता नरमी से बेड पर लेटा गया। दिल में महसूस होती उस दुश्मने जाँ की तकलीफ अरसम आफरीदी की नींद चुरा कर ले गई, और शायद उसे आज की तवील रात जाग कर ही गुजारनी थी।